जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए तैयारी करने वाले बच्चों का साथियों का स्वागत है। और आज हम आपकी कक्षा 11 की जो यूनिट है 10 वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण यानी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे ताकि आपका जो यूनिट है वो अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। प्रश्न है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां कई चीजें आपको सीखने की है। एक तो यह ध्यान रख लेना भी जो समुद्र तल है, पहले कुछ तथ्यों की बात कर लें। समुद्र तल पर जो एवरेज वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 1013.2 मिलीबार। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है भी प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर आप जाओगे, धरातल से ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 मिलीबार जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज आप ध्यान रखिए। अब हम वापस प्रश्न की बात करें। धरातल के ऊपर यहां वायु दाब उसने फिक्स कर दिया है, यहां पर भी क्या 1000 है तो क्या धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई 1 किलोमीटर, और हमें क्या पता है 10 मीटर ऊंचे जाने पर 1 मिलीबार कम हो जाता है। तो यहां 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, तो यानी इसका मतलब 10 गुना कम हो जाएगा। तो 1000 में से 10 गुना यानी 10 गुना 10 100, तो 1000 में से 100 गए तो कितना बचा 900 मिलीबार। तो अपना उत्तर क्या हो गया 900 मिलीबार। एक चीज और ध्यान रख ले, वापिस कह रहा हूं, समुद्र तल पर 1013.25 होता है मिलीबार में वायुमंडलीय दाब। इस आधार पर बात करें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा 898.76 हो जाएगा। तो ये तो इसके आधार पर है। तो और यहां जो प्रश्न है वो अपना इसके आधार पर है भी 1000 मानकर करना है, तब 900 बचेगा 1 किलोमीटर पर। 1013.25 मानकर करें तो 898 यानी 890 के जो 898 हो गया तो कितना लगभग 900 मान लीजिए, वही हो गया। थोड़ा सा पॉइंटों में कम है तो लगभग ये थोड़ा सा ज्यादा है तो ये थोड़ा सा और कम हो गया। समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, याद होगा आपके ITCZ, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की बात हो रही है। यह क्षेत्र प्राय कहां होता है, विषुवत वृत्त के निकट, मकर रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट या आर्कटिक वृत्त के निकट। तो क्या है इसका सही उत्तर, ये ITCZ ये होता है प्राय विषुवत वृत्त के निकट होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी भी, घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अनुरूप यानी क्लॉकवाइज, विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, समदाब रेखाओं के समकोण पर या समदाब रेखाओं के समानांतर। तो सही उत्तर क्या होगा, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगला प्रश्न देखिए चौथा कि वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, विषुवतीय वन, साइबेरिया का मैदानी भाग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत जो है, या दक्कन पठार। कौन सा होगा सही, तो वो है साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला प्रश्न देखिए कि वायुदाब को मापने की इकाई है कैलोरी, सेंटीग्रेड, मिलीबार या सेल्सियस। तो अच्छे से पता है, हम वायुदाब की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, मिलीबार।
मिलीबार में नापी जाती है। अगला प्रश्न है कि धरातल पर घर्षण का प्रभाव कितनी ऊंचाई तक होता है? घर्षण का प्रभाव, फ्रिक्शन का प्रभाव है वो कितनी ऊंचाई तक होता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सा होगा इसमें सही? तो घर्षण का जो प्रभाव है वो 1 से 3 किलोमीटर तक होता है, 1 से 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब की मात्रा कितनी है? समुद्र तल पर, ये अपनों ने पहले क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर कर लिया, वो कितना है? 1013.25 मिलीबार है। अगला प्रश्न है कि दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन क्या कहेंगे, किसे कहते हैं भी? सीधी सी बात है, वो है दाब प्रवणता कहलाती है, दाब प्रवणता। अगला प्रश्न देखिए, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस दिशा में विक्षेपित हो जाती है? कोरियोलिस बल के कारण ऊपर की ओर, पश्चिम की ओर, दाहिनी ओर या बाईं ओर? आपको पता है कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। और 1844 में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इसका जो विवरण है जिन्होंने प्रस्तुत किया था, और उन्हीं के नाम पर इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस प्रभाव से जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। तो यहां आपसे क्या पूछा है? उत्तरी गोलार्ध का पूछा है। तो उत्तरी गोलार्ध में किधर विक्षेपित होगी? उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए भी दक्षिणी गोलार्ध में, तब हम क्या लिखेंगे? तब हम कहेंगे भी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। जब पवनों का वेग अधिक हो जाता है तब विक्षेपण भी अधिक हो जाएगा। कोरियोलिस जो बल है ये अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस जो बल है ये जो पोल होते हैं ध्रुवों के ऊपर ये सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत वृत्त जो होता है इसके ऊपर ये अनुपस्थित होता है। समझ गए होंगे ये बातें सारी। अगला प्रश्न देखिए, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य बने सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वाताग्र, यानी फ्रंट्स कहा जाता है, फ्रंट्स। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसे अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात, टाइफून, हैरिकेन या विली विलीज, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12वां, क्या पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पवन की दिशा और वेग, तो दाब प्रवणता बल प्रभावित करता है, घर्षण बल प्रभावित करता है, कोरियोलिस बल है ये भी प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी? पहले उत्तरी गोलार्ध की बात की थी, अब दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा वही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समदाब या समदाब कोण पर या समानांतर कोण सी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की जो दिशा हो जाएगी अब हो जाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, घड़ी जिस साइड में चलती है। मानचित्र पर वायुदाब दर्शाया जाता है, किस रूप में दर्शाते हैं? समताप, समदाब, समवर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सी बात है समदाब। तो मानचित्र दाब की बात आती है तो समदाब, टेम्परेचर की बात आती है तो हम समताप रेखाओं से दर्शाते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब की पेटी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा है उसके पास के क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है? डोलड्रम, वहनीय गर्त, चक्रवात की आंख या तड़ित झंझा,
क्या कहा जाता है? उन्हें डोल्ड्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र स्थित है? किन अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का? 0 से 10, 30 से 35, 45 से 65, 65 से 75। तो क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें किसके प्रभाव का परिणाम है? जो क्षैतिज पवनें हैं धरातल पर, वो किसके प्रभाव का परिणाम है, रिजल्ट है? तो दाब प्रवणता बल का भी है, घर्षण बल का भी है, कोरियोलिस बल का भी है। तो वही प्रश्न मिलता जुलता ही आ गया, उपयुक्त सभी। एक प्रश्न अपनों ने पहले भी किया है ऐसा ही। धरातल की अपेक्षाकृत समुद्र सतह पर पवनों का वेग तीव्र होता है। धरातल की तुलना में समुद्र की सतह पर जो हवा है वो तेज चलती है। इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र सतह पर घर्षण कम है, घर्षण अधिक है, ताप अधिक है, या वहां का ताप कम है? तो वेग अधिक है तो सीधी सी बात है, कोई रुकावट है ही नहीं वहां पर, यानी समुद्र सतह के ऊपर घर्षण है वो कम है, इस वजह से पवनों का वेग भी वहां तीव्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी हवा रोक्की पर्वतों के पूर्वी ढाल पर बहती है? रोक्की जो चट्टानें हैं, पर्वत हैं, उनके पूर्वी ढाल पर बहती है। चिनूक, मिस्टल, फोहन या सिरोको? तो कौन सी है? वो चिनूक है, चिनूक रोक्की पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित पवन को, ध्यान दीजिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित पवन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखीय पछुआ पवने, या सिर पछुआ पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने? तो किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य अक्षांश की ओर बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? मध्य अक्षांश की ओर बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो है पछुआ पवन। पछुआ पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ये विषुवत रेखा, जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो बहने वाली जो वायुमंडलीय, जो भूमंडलीय हवाएं हैं, उनका सही क्रम भी पछुआ व्यापारिक या ध्रुवीय, ध्रुवीय व्यापारिक, पछुआ, बस वही 3 नाम है, घूम फिर के दे रखे हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले व्यापारिक, फिर पछुआ और फिर ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान यानी सर्दी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी का टेम्परेचर कम सेम हो जाता है, या कोई असर नहीं पड़ता है? तो जाड़े का जो टेम्परेचर है वो वहां पर इनसे बढ़ जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, जिन पवनों को डॉक्टर भी कहा जाता है, डॉक्टर पवन की संज्ञा दी जाती है, वो कौन सी है? बोरा, मिस्ट्रल, हरमटन, फोहन? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, तो वो है हरमटन। इन्हें डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां, गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60? अक्षांश है भी 40वां, 50वां और 60वां। तो गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? समुद्री तूफान है, या दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं, या उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं, या प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं? क्या है भी ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 है। तो ये थे आज के अपने 25 प्रश्न वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण वाली यूनिट से। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से ये सब तैयार होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार आपने अब किया है, एक बार थोड़े से पेज और पलट लीजिएगा। और अब क्वेश्चनों
को करने के बाद जब दोबारा करोगे तो इजीली वो चीज़ें आपके समझ में भी आ जाएगी। चलिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।